वी ऑल नो दैट हमारे लोकसभा में जो डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो मई जून 2019 से अभी जब हम फेब 2026 तक की बात करें तो वो वैकेंट है, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 93 कि देयर शुड बी ए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन द लोकसभा। ये पोस्ट वैकेंट है, इसलिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वाला टॉपिक है वो अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। So welcome back to the PYQ decoding series and we are covering theme union and state legislature। उसके अंडर सब थीम है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। लोकसभा में हम स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे एंड राज्यसभा में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। जो PYQs हैं उनका फोकस रहा है पावर्स ऑफ दीज ऑफिसर्स, इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिमूवल प्रोसीजर क्या है एंड स्टेटस आफ्टर डिसोल्यूशन। ये स्पेसिफिकली स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं कि स्पीकर का स्टेटस क्या रहता है जब लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, बिकॉज वी नो दैट राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है तो डिसोल्व होती नहीं है। तो जो स्टेटस आफ्टर डिसोल्यूशन है वो स्पीकर के लिए एप्लीकेबल होता है। 2 क्वेश्चंस हैं PYQs में, वी विल सी। सो स्टे विद मी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल रिवाइज, देन PYQs को देखेंगे एंड लास्ट में हम देखेंगे कि 2026 के लिए क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ये लोकसभा में है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ये हैं तुम्हारे राज्यसभा में। अब जो PYQs मैंने बताया कि इनका फोकस कहाँ है, इलेक्शंस पे भी है, रेजिग्नेशन पे भी है और रिमूवल पे भी है। इन तीनों चीजों को हम एक ही टेबल से इस तरह से पढ़ेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। चारों को एक साथ कंबाइन करके देखते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरमैन ये तीनों क्या होने चाहिए, दे शुड बी इलेक्टेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो सिंपल आइडिया क्या है, ये तीनों एटलीस्ट MP होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो चेयरमैन है वो अलग है, बिकॉज जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो एक तरह से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम करते हैं। तो जब ये प्रायर कंडीशन है कि ये स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन अमंग द मेंबर्स होने चाहिए, तो ऑब्वियसली इनका इलेक्शन भी कहाँ होगा, स्पीकर हैं लोकसभा में तो इनका इलेक्शन लोकसभा में होगा। Who will participate? All लोकसभा MPs and he will be elected via simple majority। डेप्यूटी स्पीकर के केस में लोकसभा में ही है बात, तो ऑल लोकसभा MPs पार्टिसिपेट करेंगे। डेप्यूटी चेयरमैन की बात है तो ऑल राज्यसभा MPs। ये बात समझ में आ गई। तीनों का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आते हैं चेयरमैन पे। देखो, चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो एक तरह से जो उनका इलेक्शन है वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह इलेक्शन होता है। कहने का मतलब वो पहले वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद वो चेयरमैन है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें ऑल MPs ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज किया जाता है वाया सीक्रेट बैलेट सिस्टम। ठीक है, ये क्लैरिटी हो गई। अब मान लो स्पीकर को हमने इलेक्ट कर दिया, स्पीकर को रिजाइन करना है, तो स्पीकर किसको रिजाइन करेंगे, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन सेंड करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको भेजेंगे, स्पीकर को भेजेंगे। ये साइकिल समझ में आ गई। अब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बात करते हैं। देखो, चेयरमैन क्या है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अब देखो, वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देंगे, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है, बात क्या हो गई कि चेयरमैन किसको रेजिग्नेशन भेज रहे हैं, प्रेसिडेंट को, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन है वो किसको रेजिग्नेशन देंगे, डेप्यूटी चेयरमैन विल रिजाइन टू द चेयरमैन। ठीक है, यही है, टेबल में भी यही है। देन रिमूवल। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं सबका रिमूवल होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। ये क्या होती है, ऑल द देन मेंबर्स की मेजोरिटी है कि मान लो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। तो स्पीकर भी इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर भी, डेप्यूटी चेयरमैन भी। जो चेयरमैन का केस है, अगेन ही विल बी रिमूव्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा में चाहिए एंड एग्रीड टू बाय लोकसभा विद सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, मतलब सिंपल मेजोरिटी से एक एग्रीमेंट चाहिए लोकसभा में फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। बाकी जो प्रोसेस इनिशिएट होगा वो राज्यसभा में ही होगा। ठीक है, मतलब जो जिस हाउस में है चीजें वहीं पे इनिशिएट होंगी, ये समझना है। होप टेबल आपको एकदम क्लियर हो गई हो। अब देखो, ब्रिटेन से हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की है ना, क्योंकि वहां पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, हमारे इंडिया में भी। तो जब ब्रिटेन की बात हो रही है तो ब्रिटेन में क्या होता है कि जैसे जो स्पीकर होता है ना,
स्पीकर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए रिजाइन कर देता है फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्टी जैसे ही वो स्पीकर अपॉइंट होते हैं। लेकिन इंडिया में मैंडेटरी नहीं है फॉर इंडियन स्पीकर टू गिव अप हिज पार्टी मेंबरशिप, दो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न्यूट्रल मेंटेन रहें, बिकॉज स्पीकर की जो पोस्ट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है, जैसे हम आगे देखेंगे उनकी जब पावर्स को डिस्कस करेंगे। बट इंडिया में ये मैंडेटरी नहीं है कि स्पीकर को अपनी पार्टी मेंबरशिप को लूज करना पड़े। ठीक है, जो चीज़ें कॉमन है ना हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि सिमिलरिटी वाले एस्पेक्ट्स को हम कवर कर पाए। तो मान लो ये आपका हाउस है, ठीक है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हाउस के मेंबर्स हैं सब, ठीक है। किसी पर्टिकुलर मोशन पे मान लो वोटिंग चल रही है, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना ये आपके फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। लेकिन जैसे मान लो टाई हो गया, कहीं पे हम फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचे, तो उस कंडीशन में कास्टिंग वोट डाला जा सकता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो और ये चीज सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेबल है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जैसे मान लो यहाँ पे स्पीकर लिखा है, स्पीकर कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन प्रिसाइडिंग, ही ओनली हैज ए कास्टिंग वोट। यही चीज डेप्यूटी चेयरमैन के लिए भी हो सकती है, डेप्यूटी चेयरमैन कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन प्रिसाइडिंग, ही ओनली हैज ए कास्टिंग वोट। तो क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, अब मान लो रिमूवल प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है, ये हाउस है, मान लो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए रिमूवल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो क्या तब भी वो प्रिसाइड करेंगे? डेफिनेटली नहीं। मान लो जब आप किसी को रिमूव करने की बात कर रहे हो तो आप अपने ही केस में जज कैसे हो सकते हो? नहीं ना। तो उस कंडीशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो राइट टू वोट उनको है। क्यों? क्योंकि वो जैसे प्रिसाइड नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आके अपनी यहाँ पे हाउस में बैठ जाएंगे। ठीक है, हाउस में बैठ गए तो अब मान लो रिमूवल मोशन है उनका, उस पे वोटिंग हो रही है, तो क्या करेंगे वो, ही विल हैव राइट टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अब जैसे बाकी मेंबर्स वोटिंग कर रहे हैं ना फर्स्ट इंस्टेंस में, वैसे ही उनके पास भी वोटिंग राइट होगा। क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ द हाउस तो है ना, वो एमपी तो है ना, तो दैट्स वाई ही विल बी हैविंग राइट टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। कास्टिंग वोट नहीं मिलेगा क्योंकि एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो वो प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होगी ये बात, एक्सेप्ट चेयरमैन, बिकॉज चेयरमैन हमें पता है वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, जब मेंबर नहीं है हाउस के तो उनको फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग भी नहीं मिलेगी। कास्टिंग वोट वाला सिनेरियो उनके लिए भी एप्लीकेबल है, बट जो फर्स्ट इंस्टेंस वाला सिनेरियो है वो चेयरमैन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो वो प्रिसाइड नहीं करेंगे पहली बात तो जब उनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, साथ ही वो आके यहाँ पे हाउस में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, बैठ सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते फर्स्ट इंस्टेंस में। ये ध्यान रखना है, उसकी वजह यही है बिकॉज ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मान लो इलेक्शंस हो रहे थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रिलेटेड, तो डेट कौन फिक्स करेगा? ये भी बड़ी कंफ्यूजन है कि किसके, मान लो स्पीकर का इलेक्शन चल रहा है, कौन डेट फिक्स करेगा? डेप्यूटी स्पीकर का चल रहा है, कौन फिक्स करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन का चल रहा है, कौन करेगा? ठीक है, सबके लिए एक कॉमन चीज ध्यान रखनी है कि जो बॉस होगा वो डिसाइड करेगा डेट। मतलब स्पीकर का इलेक्शन चल रहा है तो डेट कौन फिक्स करेगा इलेक्शंस की? प्रेसिडेंट। डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शंस की बात चल रही है तो कौन करेगा? स्पीकर, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर स्पीकर है ना अथॉरिटी, तो स्पीकर करेंगे। डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शंस हैं, कौन करेगा डेट फिक्स? चेयरमैन। लेकिन मान लो चेयरमैन है, उनकी इलेक्शंस की कोई बात हो रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि चेयरमैन तो क्या है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज ए वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट, तो उनका इलेक्शन तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है ना। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो जैसे ही एक पर्टिकुलर पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाता है थ्रू एन इलेक्शन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, तो ऑटोमेटिकली ही बिकम्स द चेयरमैन। तो यहाँ पे जो डेट फिक्सिंग वाली बात है वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन इन सिनेरियो से आउट है एक तरह से, वो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं, उनकी डेट जो फिक्स हुई थी वो इलेक्शन कमीशन ने फिक्स करी थी इलेक्शन की, तो वो अलग प्रोसेस से इलेक्ट होके आए हैं। अब देखो ये पर्टिकुलर जो ऑफिसेज हैं इनकी इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लो ये स्पीकर हैं, ये डेप्यूटी स्पीकर हैं, राज्यसभा में चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन है, तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि हम डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर के सबॉर्डिनेट हैं और डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन के सबॉर्डिनेट हैं? नहीं, ये ऑफिसेज आपस में इंडिपेंडेंट है, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज इट इज ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हो सकता है कि डेप्यूटी स्पीकर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, डेप्यूटी चेयरमैन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, ही इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द चेयरमैन, इस तरह से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब पावर्स की बात करते हैं। मान लो स्पीकर एब्सेंट है, चेयरमैन एब्सेंट है। स्पीकर के केस में डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड कर रहे हैं और चेयरमैन के एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड कर रहे हैं,
तो उनकी पावर्स क्या रहेंगी? ऑब्वियसली पावर कहाँ से आती है? पावर पर्टिकुलर सीट या पोजीशन से आती है, ना कि इंडिविजुअल की पावर होती है। तो मान लो जैसे हाउस है, तो यहाँ पे मान लो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सीट है स्पीकर की। जब डेप्यूटी स्पीकर इसको प्रिसाइड करेंगे तो डेप्यूटी स्पीकर को भी वो स्पीकर वाली पावर्स मिल जाएंगी। अगर ये चेयरमैन है और वो एब्सेंट है और डेप्यूटी चेयरमैन आके यहाँ पे बैठ गए तो उनको भी चेयरमैन वाली सारी पावर्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब प्रिसाइडिंग इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन हैज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, अब देखो मेनली स्पीकर और चेयरमैन की क्या पावर्स हैं। लोकसभा में जो स्पीकर की पावर्स है ना, राज्यसभा में चेयरमैन की सिमिलर पावर्स हैं। बोथ आर इक्वली पावरफुल एक्सेप्ट 2 केसेस में डिफरेंस है पावर्स में। लाइक स्पीकर जो हैं वो मनी बिल के रिगार्डिंग एक तरह से अथॉरिटी होते हैं। स्पीकर की सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर अ मनी बिल। और ज्वाइंट सीटिंग के केस में भी स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं। और मान लो ज्वाइंट सीटिंग का मामला है, स्पीकर एब्सेंट है मान लो, तो कौन प्रिसाइड करेंगे? डेप्यूटी स्पीकर। और मान लो डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो कौन करेंगे? डेप्यूटी चेयरमैन। क्यों भाई, चेयरमैन कहाँ गए? चेयरमैन ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते। यही इनका पावर डिफरेंस है स्पीकर का और चेयरमैन का, बिकॉज चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये एक नुआंस है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सिमिलर पावर्स की अगर हम बात करें तो देखो, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका बेसिक काम होता है मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस। डेकोरम मीन्स डिसिप्लिन इन द हाउस। फाइनल इंटरप्रेटर, हाउस में जो भी कुछ इंटरप्रिटेशन करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की या रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस की, किसी भी चीज की इंटरप्रिटेशन करनी है, फाइनल इंटरप्रेटर कौन होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या फिर चेयरमैन। कोरम, जब भी कोई सीटिंग होती है हाउस में तो कोरम मेंटेन होना चाहिए। कोरम क्या होता है? जैसे 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मान लो 543 है लोकसभा की स्ट्रेंथ, तो वहां पे कितने लोग मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए? 55 लोग मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स, अदरवाइज हाउस को अर्जन कर दिया जाएगा बाय द स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो कोरम मेंटेन करना। कास्टिंग वोट, ये अभी हमने बात कर ली कि कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करने को मिलता है इन द केस ऑफ टाई। तो ये सिमिलर पावर्स है, डिफरेंस ऑफ द पावर्स आता है मनी बिल और ज्वाइंट सीटिंग के केस में। अब देखो, जो डेप्यूटी स्पीकर है उसके पास एक स्पेशल पावर होती है। वो क्या है कि मान लो वो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के अगर मेंबर हैं तो ऑटोमेटिकली ही बिकम्स चेयरमैन ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। देन स्पीकर की अगर हम स्पेसिफिक पावर की बात करें तो एक और कमेटीज से रिलेटेड उनके पास पावर होती है कि वो, जैसे 3 कमेटीज हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी एंड रूल्स कमेटी, इन तीनों के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की अगर बात करें तो जो स्पीकर हैं उनको काफी हाई ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मिला हुआ है, जो सीजीआई की इक्विवेलेंट उनकी रैंक है। मींस जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं एक्सेप्ट पीएम एंड डेप्यूटी पीएम, उनसे हायर हैं वो रैंक में स्पीकर। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब देखो स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, इनकी सीट वैकेंट कैसे होती है, मतलब वो कब सीट को वैकेंट करेंगे। मान लो ही और सी टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस। ऑब्वियसली मेंबर ऑफ द हाउस प्रायर रिक्वायरमेंट है ना उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए। तो अगर मेंबर ऑफ द हाउस ही नहीं रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो सीट वैकेट कर देंगे। इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू, मान लो स्पीकर ने डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन भेज दिया और डेप्यूटी स्पीकर ने स्पीकर को भेज दिया, तो ऑब्वियसली मतलब जब रेजिग्नेशन उन्होंने डाल दिया तो भी वो सीट वैकेंट हो जाएगी। और रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, या फिर जैसे आप डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तो राज्यसभा, सच ए रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज नोटिस। ठीक है, तो ये तीनों केसेस अगर एप्लीकेबल हैं तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी पर्टिकुलर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं ये तो। अब देखो जो लोकसभा के स्पीकर की बात करते हैं ना, उनके पास एक स्पेशल पावर होती है, वो है ऑफिस कंटिन्यू करने की पावर। द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस इवन आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस। मान लो लोकसभा डिजोल्व हो गई, बट स्पीकर अभी अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि नेक्स्ट जो लोकसभा आएगी, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, उसकी फर्स्ट मीटिंग ना हो। जैसे फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी तो फर्स्ट मीटिंग से इमीडिएटली बिफोर जो स्पीकर थे ना वो लीव करेंगे। और ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये पॉइंट आप ध्यान रखो, बिकॉज आगे देखेंगे ना हम जब पीवाईक्यू सोल्व करेंगे तो इस तरह से स्टेटमेंट्स लिखी आ जाती हैं सीधी सीधी, एज पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, कौन सी रूल्स में लिखी है, कौन सी कन्वेंशन है, एटसेट्रा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है,
कि जैसे मान लो अब नई लोकसभा हमारे पास आई, लोकसभा से की फर्स्ट सिटिंग से पहले ही जो पुराने स्पीकर थे उन्होंने छोड़ दी अपनी पोजीशन, तो अब बाकी प्रोसीडिंग्स या बाकी हाउस की फंक्शनिंग कैसे होगी? तो उस कंडीशन में रोल आता है प्रोटेम स्पीकर का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर टेम्परेरी। ये टेम्परेरी स्पीकर क्या करते हैं? ये यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। तो ये चीज क्या है? यूजुअली मीन्स कन्वेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है। और इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यू मेंबर्स। जितने भी न्यू मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं तो उनको ओथ कौन दिलवाएंगे? प्रोटेम स्पीकर। और जो नए स्पीकर का इलेक्शन होगा वो भी कंडक्ट किन की ऑब्जर्वेशन में होगा? प्रोटेम स्पीकर की ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर को पहले अपनी पोस्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओथ लेनी पड़ेगी ना। तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम। ये बात समझ में आई? क्योंकि अब हम एक दूसरी बात पकड़ने वाले हैं, वो क्या है कि जैसे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर डोंट टेक एनी सेपरेट ओथ अदर देन एज एमपी। तो दोनों पॉइंट्स देखो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रोटेम स्पीकर है, डेफिनेटली वो सीनियर मोस्ट मेंबर को उन्होंने आपने प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट ने, लेकिन अभी उन्होंने ओथ नहीं लिया है एज ए एमपी, इसलिए उनको प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर करते हैं एज ए प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने बाकी मेंबर्स को तो ओथ दिलवा दी प्रोटेम स्पीकर ने, तो बेसिकली जो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर बनेंगे उनको कोई सेपरेट ओथ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी एकदम स्टार पॉइंट है। अब सैलरीज एंड अलाउंसेज की बात करते हैं। ये कॉमन अप्लाई होता है सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए। वो क्या है कि इनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेज हैं वो चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ये भी स्टार पॉइंट है, ठीक है। मीन्स जैसे प्रेसिडेंट की सैलरीज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ऐसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन, इन सब की भी जो सैलरीज एंड अलाउंसेज हैं चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब मोटे मोटे पॉइंट्स हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब फटाफट हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं एंड देन वी विल सी 2026 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 2000 का क्वेश्चन है, स्पीकर कैन आस्क ए मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फिनोमिनन इज नोन एज। देखो प्रोसीजरल वोकेबलरी होती है हाउस में, जैसे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं तो कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईल्डिंग द फ्लोर। ईल्डिंग द फ्लोर क्या कहता है कि स्पीकर आस्क ए मेंबर टू स्टॉप सो अनदर कैन स्पीक। स्पीकर बोलते हैं कि भाई तुम्हारा बोलना हो गया, लेट अनदर वन टू स्पीक। क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर मतलब जैसे एक मेंबर है, अगर वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं या फिर डिफेक्शन हो जाता है तो उसको बोला जाता है क्रॉसिंग द फ्लोर, मतलब आप अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में बैठ गए हो। इंटरपेलेशन, देखो ये एक तरह से फॉर्मल राइट है एक मेंबर का टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स रिगार्डिंग देयर पॉलिसीज एटसेट्रा, ठीक है। ये आपका एक तरह से क्वेश्चन आवर जैसे होता है उसी तरह का सिनेरियो है। क्वेश्चन आवर क्या है? फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस। तो वो एक तरह से टाइम पीरियड के बारे में है, लेकिन जो इंटरपेलेशन है ये एक तरह से फॉर्मल टूल या फॉर्मल राइट है मेंबर का टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये एक मेंबर के द्वारा रेज किया जाता है जब मेंबर को लगे कि जो हाउस के रूल्स हैं उनको ब्रेक किया जा रहा है, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो एनी मेंबर कैन रेज पॉइंट ऑफ ऑर्डर टू द स्पीकर और स्पीकर फिर डिसाइड करते हैं उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, ठीक है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? स्पीकर कैन आस्क ए मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर वन स्पीक। अभी हमने देखा ना कि आंसर इज यील्डिंग द फ्लोर। लेकिन बाकी ऑप्शंस को कैसे अप्रोच कर सकते थे? डेकोरम तो सिंपल है, ये डेकोरम के अंडर तो आता नहीं है। डेकोरम तो जस्ट एक डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेनेंस है इन द हाउस, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। क्रॉसिंग द फ्लोर अभी हमने देखा, चेंजिंग द पार्टी। इंटरपेलेशन, ये राइट ऑफ ए मेंबर टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स। तो करेक्ट आंसर इज यील्डिंग द फ्लोर। ये टर्म्स आप याद कर लो, क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरपेलेशन, यील्डिंग द फ्लोर फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है, यू शुड नो। अब 2004 का क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर द लोकसभा स्पीकर। देखो सारे स्पीकर्स के नाम आपको डेफिनेटली याद नहीं हो सकते, लेकिन जैसे जब भी आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पढ़ते हो, जैसे मान लो सीएजी हो गया, स्पीकर हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट सेकंड नेम सबके पता होना चाहिए, मतलब पाइनियर्स आपको पता होना चाहिए हर एक पोस्ट से। तो अगर आपको वो पता है तो आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, बिकॉज KVK सुंदरम वाज सेकंड चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो who was never the Lok Sabha speaker? Answer is KVK Sundaram because he was the second chief election commission. अब 2007 का क्वेश्चन, 2007 में क्या पूछा है? Who was the speaker of the first लोक सभा? ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि जीवी मावलांकर काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने
प्रोविजनल पार्लियामेंट में भी एज ए स्पीकर काम किया था, ठीक है। और बाय एंड लार्ज वो अराउंड 1949 से 1959 10 ईयर्स तक स्पीकर के रोल पे रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर है जीवी मावलंकर। अब देखो 2012 का क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ही सी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाली जो बात है ना, वो अप्लाई होती है पीएम और मिनिस्टर्स के लिए, ना कि लोकसभा स्पीकर के लिए, क्योंकि लोकसभा स्पीकर एक काफी इंपोर्टेंट पोजीशन है और इंश्योर किया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे और उनके पास काफी सारी पावर्स रहे टू इंश्योर न्यूट्रलिटी इन द हाउस, ठीक है। तो ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है ये स्पीकर के लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उनके बेसिकली लोकसभा स्पीकर का बेसिकली जो टेन्योर है, हम कह सकते हैं कि एक फिक्स टेन्योर होता है और वो इफेक्टिव मेजोरिटी से जब तक रेजोल्यूशन पास नहीं होता तब तक उनको रिमूव किया जाना इम्पॉसिबल है। अभी हमने देखा ना रिमूवल प्रोसीजर है स्पेसिफिक लोकसभा स्पीकर का। ही सी नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज हर इलेक्शन बट हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शन। अगेन ये जो स्टेटमेंट है ये मिनिस्टर्स के लिए अप्लाई होती है। मिनिस्टर्स को इनिशियली एमपी होना जरूरी नहीं है, वो 6 months के विद इन एमपी हो जाएं तो भी काम चलेगा। लेकिन लोकसभा स्पीकर में अभी हमने देखा प्रायर कंडीशन ये है कि ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। थर्ड है, इफ ही सी इंटेंट्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज हर रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस टू द डेप्यूटी स्पीकर। अभी रेजिग्नेशन वाली बातें हमने देखी थी कि अगर उसको स्पीकर को रिजाइन करना होगा तो लेटर किसको देना होगा, डेप्यूटी स्पीकर को। सिंपल स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर है बी, थर्ड ओनली। अब 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। इन द इलेक्शन फॉर द लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड और टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। पहली बात तो मैंने लास्ट जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वर्सेज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने यही बोला था कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसकी डिसएडवांटेज यही है कि आपको जो कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट है, उसकी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मतलब उसको मेजोरिटी वोट्स लेने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ प्लूरलिटी ऑफ वोट्स चाहिए। मीन्स ही मस्ट गेट मोर देन द अदर मेंबर्स। तो अगर 30% में भी अगर उसके हाईएस्ट वोट है तो ही विल बी इलेक्टेड, ठीक है। तो जो डिस्टोर्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है उसकी वजह से ये चीज रिक्वायर्ड नहीं होती 50% वाली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाए ना, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। बिकॉज जो आगे वाला पोर्शन है ना, आप उसको फिर इस तरह से देखोगे कि ये जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या फिर रूल्स में लिखा है या फिर कन्वेंशंस में है या फिर कोई स्टैट्यूट में है। और हर एक प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे जरूर होते हैं जहां पे इस तरह की स्टेटमेंट होती है एंड वो इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आप कीवर्ड्स पे ध्यान दो, कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आगे क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर्स टू द अपोजिशन। ऐसा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इवन ये कोई वेल लेड प्रोविजन भी नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन से होंगे। इवन 10th लोकसभा थी, 10th लोकसभा तक तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही आपकी रूलिंग पार्टी से होते थे। लेकिन 11th लोकसभा से एक तरह से कन्वेंशन लेके आए कि जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो अपोजिशन से होंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं मेंशन्ड है, तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज डी, नीदर 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 का। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली। हमने जब देखा था कि सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए बात एप्लीकेबल होती है कि अगर वो मेंबर ऑफ द हाउस ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली उनकी पोजीशन भी चली जाएगी, वैकेट कर देंगे अपना ऑफिस, ठीक है। और देखो जब लोकसभा के स्पीकर के लिए जो बातें होती हैं वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्पीकर के लिए भी वही बातें होंगी, ठीक है। सिमिलरिटीज है क्योंकि सेम प्रोसेस फॉलो होता है स्टेट लेवल पे और पार्लियामेंट्री लेवल पे बाय एंड लार्ज। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his her office immediately। देखो ये चीज हमने अभी पढ़ी थी कि जो लोकसभा स्पीकर है उनके पास एक स्पेशल पावर है कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफिस, वो अपना ऑफिस इमीडिएटली वैकेट नहीं करेंगे। तो सेम चीज असेंबली के लिए भी अप्लाई होती है कि असेंबली अगर डिजोल्व भी हो गई तो जो स्पीकर हैं वो अपना ऑफिस वैकेट नहीं करेंगे बल्कि वो कंटिन्यू करेंगे टिल द इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर है ए, 1 ओनली। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है इसी को घुमा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2025 का। 2025 में क्या हुआ
कि पहली स्टेटमेंट क्या है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज और ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर डिसोल्यूशन। अगर आपने पीवाई की सोल्व किए थे तो आप स्पीकर का रोल वहां से आपको आइडिया लग जाता एंड आपको पता चल जाता कि वहां जो स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग थी, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये वाली कि वो ऑफिस वैकेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलो यहीं सोल्व कर लेते हैं। बाकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी। पहली बात तो देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये फिर से ये लाइन आ गई जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब प्रोविजंस लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ। तो पहली बात तो हमारे इंडिया में स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो बिल्कुल ही नहीं लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल passed by majority of all the then members। majority of all the then members अभी हमने देखा था effective majority, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given the intention to move the resolution। 14 day notice भी हमने अभी पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। और देखो सेकंड स्टेटमेंट को अगर आप रॉन्ग करते तो एलिमिनेशन से भी आपका आंसर आ जा रहा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था बीच में, T2 का, टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। अभी हमने रिवीजन में भी बात करी थी कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शंस की डेट फिक्स करेंगे, और ऑब्वियसली ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, there is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। पहली बात तो देखो कीवर्ड मैंडेटरी प्रोविजन, मैंडेटरी नहीं होती है बहुत सारी चीजें, मैंने पीछे बताया था, और बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती हैं, ये भी है। तो ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है ना कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से होंगे, नहीं है। मैंने बताया अभी 11th लोकसभा से ये कन्वेंशन फॉलो होने लगी थी, उससे पहले तो इवन वो रूलिंग पार्टी से ही होते थे। तो ये मैंडेटरी कीवर्ड देख लिया, तब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। डेप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग्स। अभी बात की थी कि जब भी आपने उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप आ गए हो तो आप ही बॉस हो ना। तो मान लो डेप्टी स्पीकर हैं, वो अगर प्रिसाइड कर रहे हैं एज ए स्पीकर, तो सेम उनके पास पावर्स रहेंगी और उनके जो भी रूलिंग्स हैं उनके अगेंस्ट कोई अपील नहीं लाई करती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और करेक्ट भी है। द वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखो मान लो आपको एक लीडर चूज करना है या फिर उसको रिमूव करना है, जो पावर लाई करती है वो मेंबर्स के पास लाई करती है। जो प्रेसिडेंट और स्पीकर है ना, वो एक तरह से आपके फैसिलिटेटर काम करते हैं प्रोसेस के लिए। जैसे मान लो डेट फिक्स कर दी इलेक्शंस की, रिमूवल की, मोशन को इनिशिएट करने की एटसेट्रा, बट वो प्रपोज नहीं करते किसी का भी नाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी पीछे इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि डेप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट के लिए जो मोशन है वो मूव किया जाएगा बाय द स्पीकर, तो ऐसा नहीं है, इट इज बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें तो जो मोशन है वो मूव भी बाय ए मेंबर ही किया जाता है एंड सेकेंडेड बाय ऑल्सो ए मेंबर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 and 4 रॉन्ग हो गया, 2 रॉन्ग 4 रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर इज 1 and 3। ओके, ए ऑप्शन। एक चीज देख लेते हैं, ये चीज तो हमें पता चल गई कि मेंबर्स ही इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसेस को, रिमूवल का भी और अपॉइंटमेंट वगैरह का भी। अब जैसे जो मोशन ऑफ अपॉइंटमेंट मान लो आ गया, तो एक सेक्रेटरी जनरल है, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या करते हैं, वो एक तरह से ना आपके हाउस में इम्पार्शियल हेड होते हैं सेक्रेटरी। जब इम्पार्शियल हेड है तो एज ए इम्पार्शियल हेड जो भी प्रोसेस इनिशिएट होंगे वो सारे पहले सेक्रेटरी जनरल के पास आएंगे। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अपॉइंटमेंट है तो इलेक्शन ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात होगी तो सेक्रेटरी जनरल के पास ही सारे नॉमिनेशन पेपर्स आएंगे। ठीक है, ये मैं सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड पॉइंट को क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि बाकी बहुत टाइप्स के क्वेश्चन सामने रिपीट हो चुके हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है सेक्रेटरी जनरल का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। ठीक है, अब रिमूवल नोटिस की बात है, तो अगर रिमूवल के लिए भी किसी को नोटिस देना है या फिर प्रोसेस इनिशिएट करना है तो क्या करेंगे, अंडर आर्टिकल 94 मेंबर अपना जो नोटिस है किसी पर्टिकुलर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करने का रिजोल्यूशन है, उसका नोटिस किसको देंगे, सेक्रेटरी जनरल। क्यों, क्योंकि वो नॉन पार्टीशन हेड ऑफ द हाउस है। ठीक है, टेबल भी ऐसे ही है, जैसे नोटिस गिवन टू सेक्रेटरी जनरल, रिमूवल के लिए भी सेक्रेटरी जनरल को नोटिस दिया जाता है। मूव बाई मेंबर, प्रोपोजिंग भी मेंबर के द्वारा ही होती है एंड सेकेंडेड भी मेंबर द्वारा ही होती है। रिमूवल के केस में भी
एग्जिट मेंबर ही रेजोल्यूशन इनिशिएट लेके आते हैं। रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट के लिए सिंपल मेजोरिटी, रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी एंड 50 का सपोर्ट भी चाहिए। जैसे 14 डेज नोटिस तो हमने देख लिया, साथ में ना जैसे मान लो अगर हम स्पीकर की बात करें स्पेसिफिकली, तो स्पीकर के रिमूवल रेजोल्यूशन के लिए जो भी नोटिस होगा दैट शुड बी सपोर्टेड बाई 50 मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है 2024 का। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। तो स्पीकर के अगेंस्ट रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट हो गया तो क्या होगा, ही सेल नॉट प्रिसाइड। ये ठीक है, ये बात तो सही है, अभी हमने पीछे रिवीजन में भी डिस्कस करी थी। ही सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, तो ये गलत है। उनके पास राइट टू स्पीक तो रहेगा, बिकॉज अभी तो रिमूवल प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है ना, वो अभी मेंबर ऑफ द हाउस तो है ही ना, ठीक है, तो उनके पास राइट टू स्पीक रहेगा। ही शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो उल्टा वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट कर सकती हैं, कास्टिंग वोट नहीं रहेगा उनके पास, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट इंस्टेंस वाला वोट रहेगा, ये हमने रिवीजन में भी देखी थी कि मान लो ये हाउस है तो आके यहाँ बैठ जाएंगे बाकी मेंबर्स के साथ, और यहाँ आने के बाद उनके पास फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालने की पावर रहेगी। तो शेल नोट आ गया, बल्कि यहाँ ये अगर ये स्टेटमेंट होते कि ही शेल बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस तो करेक्ट हो जाती, लेकिन नोट की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली, ठीक है। देखो अब लास्ट पॉइंट पे आ गए हम, वो है प्रीलिम्स 2026 के लिए क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने अभी रिवाइज किया वो तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या चीजें रिपीट होती हैं। पीवाईक्यू से चीजें रिपीट तो होती हैं, लेकिन देखो आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट स्पीकर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर का नाम भी पता होना चाहिए। स्पीकर का नाम जनरली सबको पता है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं पता। तो M.A. अयंगर, मधाभूषी अनंत सायनम अयंगर, ठीक है। M.A. अयंगर भी इनको बोलते हैं, शॉर्ट नेम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट ही खाली है ना बहुत टाइम से, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जो लास्ट अपॉइंटेड डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, क्योंकि 2019 से खाली है, मतलब 17th लोकसभा थी, वो तो पूरी विदाउट डेप्यूटी स्पीकर निकल गई। तो लास्ट अपॉइंटेड डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, वो थे डॉक्टर M. थाम्बी दुरई, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये 16th लोकसभा में इन्होंने सर्व किया था एज ए डेप्यूटी स्पीकर। और एक चीज और, 17th लोकसभा ही ऐसी लोकसभा है जहां पे डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट ना फुल टर्म के लिए वैकेंट थी, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अब जैसे डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली है, तो स्पीकर हैं, करंट स्पीकर कौन है हमारे, ओम बिरला जी हैं, तो क्या वो अब्सेंट रहते हैं, तो उस कंडीशन में हाउस कैसे प्रोसीड करता है, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर तो है नहीं अभी कोई हाउस में। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि उनकी एब्सेंस में, क्योंकि पूरा टाइम तो प्रेजेंट नहीं रह सकते, हो सकता है हेल्थ इशू है कुछ भी, तो बाकी कंडीशन में कैसे हाउस रन होता है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स लोकसभा में और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स इन राज्यसभा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। क्या होता है कि जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स है ना, ये एक ऐसा पैनल होता है जो नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर, और इसमें अराउंड 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी मान लो स्पीकर हैं, स्पीकर एब्सेंट है, डेप्यूटी स्पीकर हैं, डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स है ना, इनमें से कोई एक मेंबर जाके प्रिसाइड करेगा। और ऑब्वियसली अगेन वही वाली बात है कि जब पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में से भी कोई बंदा, कोई भी मेंबर अगर प्रिसाइड करेगा स्पीकर की पोजीशन को, तो डेफिनेटली उसके पास भी वो भी सेम पावर्स को एक्सरसाइज करेगा जो स्पीकर की होती हैं, ठीक है। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आता है ना, वो क्या है, वैकेंसीज वर्सेज एब्सेंस। जब एब्सेंट हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, उस कंडीशन में पैनल ऑफ चेयरपर्सन से एक मेंबर आपके प्रिसाइड कर लेंगे हाउस को। लेकिन वैकेंसीज के केस में ऐसा होता है क्या, आंसर इज नो। मान लो स्पीकर भी वैकेंट है, डेप्यूटी स्पीकर की भी पोजीशन वैकेंट है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ता है एक मेंबर को टू परफॉर्म द ड्यूटीज। उस कंडीशन में पैनल कैन नॉट एक्ट इन एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब मान लो एक सिचुएशन देखते हैं, मान लो स्पीकर एब्सेंट है, तो कौन प्रिसाइड करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। अब मान लो स्पीकर की पोस्ट ही वैकेंट है, तो कौन प्रिसाइड करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। अब मान लो डेप्यूटी स्पीकर भी अगर वैकेंट है तो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक मेंबर को, लाइक अ प्रोटम, ठीक है। अब मान लो हम करंट जो 18th लोकसभा है उसके स्टेटस की बात करें, स्पीकर हैं ओम बिरला जी, मान लो वो एब्सेंट हैं, तो क्या होगा, पैनल प्रिसाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि एब्सेंस का केस आ गया, ना कि वैकेंसी का केस है। मान लो उन्होंने भी रिजाइन दे दिया आज, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों सीट वैकेंट हो गई, तो पैनल
could not preside because both posts would be vacant. उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा कोई मेंबर. ओके, होप दिस इज क्लियर. अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, सेक्रेटरी जनरल जो मैंने अभी पीछे बात करी थी, सेक्रेटरी जनरल का रोल ड्यूरिंग टेकिंग नॉमिनेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट और टेकिंग नोटिस ऑफ द रेजिग्नेशन. ठीक है, तो बेसिकली जो सेक्रेटरी जनरल है ना वो कौन होते हैं, जैसे हमारी जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के अपने अपने सेक्रेटरीट हैं. ठीक है, तो जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हेड करते हैं सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस. ठीक है, दोनों हाउसेज में अपना अपना सेक्रेटरी जनरल होगा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. और उनको अपॉइंट कौन करते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. तो देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक और इंपॉर्टेंट रोल आ गया कि जो सेक्रेटरी जनरल है उनका अपॉइंटमेंट भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ही किया जाता है. ठीक है, सेक्रेटरी जनरल बेसिकली एक तरह से परमानेंट ऑफिसर होते हैं, लाइक एक ब्यूरोक्रेट होते हैं, और फिर वो हाउस की जो फंक्शनिंग के लिए एक लिंक का काम करते हैं बिटवीन द स्पीकर एंड द मेंबर्स ऑफ द हाउस. चलो, सो होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आपने सारे पॉइंट्स गो थ्रू कर लिए, सबको अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द अपकमिंग एग्जाम्स. लाइक आप प्रीलिम्स 2026 में भी नहीं होगा और 27 के लिए भी एप्लीकेबल है दोनों ये चीज. ठीक है, स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज ट्राई टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो एग्जाम के लिए तो प्लीज शेयर इट विद योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. ऑल द बेस्ट.